नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। ये हफ़्ता बाज़ार के लिए ठीक-ठाक रहा। कुछ लाल कैंडल, कुछ हरी कैंडल सब ठीक है। कुल मिलाकर के हफ़्ता नुकसान में नहीं रहा। बाज़ार ने गिरना बंद कर दिया है, लेकिन असली सवाल है कि चलना कब शुरू करेगा और सोमवार को क्या रहेगा? अभी अ, जिस तरह से फिर से हमने सुना हॉर्मुज़ में कुछ बम पटाखे छूटे हैं। दूसरी चीज़ ये कि यूरोप के देशों पर ट्रम्प साहब ने एक नया 100% टैरिफ का बम फोड़ा है कि भई आप हमारे डिजिटल कंपनियों पे टैक्स लगाएँगे तो हम आपके ऊपर 100% एक्स्ट्रा लगा देंगे और ये हमने आपसे अगर कोई डील कर रखी है तो ये उसके ऊपर होगा, ओवर एंड अबव। मतलब ये कि आप उनसे डील कर लें, ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको जब मर्ज़ी होगा वो एक नया टैरिफ लगा देंगे, भले ही उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है आपके पास पावर नहीं है। तो ये स्थिति है। अब ऐसे में बताइए सोमवार को हम गैप अप खुलने वाले हैं या गैप डाउन? हुँ। मुझे तो लगता है कि फ्लैट ही आस-पास खुलना चाहिए। वो ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि बहुत पॉज़िटिव नेगेटिव हो। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि थोड़ा और करेक्शन हो जाता और आज नहीं सही कल नहीं सही होगा ही। क्योंकि ये पूरा का पूरा नैरेटिव और न्यूज़ ड्रिवन होता जा रहा है, स्टेटमेंट ड्रिवन होता जा रहा है ना। तो कल फिर कुछ और हो जाएगा नैरेटिव। मान लीजिए कि अभी ब्रेंट है 70 के आसपास, अगर वो 75 फॉर सम रीज़न बढ़ गया, कोई भी नैरेटिव हो गया या ईरान ने कुछ कर दिया, तो फिर हो जाएगा नीचे। तो मार्केट से वोलेटिलिटी जाने वाली तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बट ओवरऑल अगर पूरे साल का रन पूछा जाए तो मैं अभी भी पॉजिटिव ही रहूँगा, लेकिन इन बिटवीन थोड़ी ये वोलेटिलिटी चलती रहेगी और वो चलेगा तो सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करके वहाँ से फिर ऐड करने का ही स्ट्रैटेजी तो वही रखेंगे। जी। लेकिन बीते हफ्ते एक अच्छी चीज़ हुई है कि विक्स काफ़ी नीचे आया है। वोलेटिलिटी इंडेक्स मतलब ये है कि बाज़ार में उतार-चढ़ाव की स्थिति कम हो रही है और कहीं बाज़ार ऊपर जाने का मन बना रहा है। ऐसा लग रहा है क्या? देखिए विक्स मेनली विक्स का जो स्पाइक हुआ था उसका रीज़न था ब्रेंट क्रूड। तो अगर वो सेटल डाउन हो गया है इसका मतलब एक्सपेक्टेशन मार्केट को यही है कि बहुत जितना होना था हो गया। अब ये थोड़ी बहुत वो है ना कि मतलब पूरी आग जल गई है, अब थोड़ी बहुत चिंगारी बची हुई है ख़त्म होने की। तो वैसा ही सिचुएशन है। अनलेस कुछ नया डेवलपमेंट हो यूएस इज़राइल ईरान वॉर को लेके, तो मार्केट अब कुछ प्राइसिंग करना नहीं चाह रहा, सब प्राइस्ड इन है। तो वो चीज़ों पे तो माइनस ही करके चलते हैं और टैरिफ की जहाँ तक बात है वो पीछा छोड़ने वाले तो नहीं लगते हैं। तो एक तो स्टेटमेंट्स चलते रहेंगे ऊपर नीचे और वोलेटिलिटी बनती रहेगी। विक्स नीचे आने का आई थिंक विक्स इज़ द रिज़ल्ट ऑफ ब्रेंट सेटलिंग डाउन, या उसको ये कह सकते हैं कि अब मार्केट में फिर से धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मे टेक सम टाइम। जी। तो अभी देखिए आपके पास 2 हफ्ते का समय है लगभग नया रिज़ल्ट सीज़न आने में। तो 2 हफ्ते आपको काटने हैं। आपको कुछ उसके लिए अलग से ट्रिगर्स अपने खोजने पड़ेंगे रिज़ल्ट्स के अलावा, या तो डोमेस्टिक या ग्लोबल। ग्लोबल में ट्रम्प साहब की कृपा से स्टेटमेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन अब बाज़ार उन पे ट्रिगर होना बंद कर रहा है लगता है। अ, तो वैसी स्थिति में फिर अपने पास डोमेस्टिक मानसून लोगों ने उसकी चिंता खा पचा ली है। लोगों ने देख लिया है जून में कितना कम रहा मानसून, उसके बाद भी बाज़ार गिर तो नहीं रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, वो बात अलग है और शायद ऊपर नहीं जाने का एक बड़ा कारण वही है कि मानसून की चिंता है, इसलिए लोग डरे हुए हैं। आपके सामने पहली तिमाही के रिज़ल्ट्स आएँगे, लेकिन पहली तिमाही के रिज़ल्ट्स आएँगे, वो भी क्या आपको कोई नया ट्रिगर देंगे? वो कहानी बताएँगे कि भाई पहली तिमाही में खाड़ी में लड़ाई चल रही थी, उसके चलते हमारे सामने ये सप्लाई डिसरप्शंस थे, हमारे सामने ये कच्चा तेल इतना महँगा था, हमारे सामने अपना कच्चा माल इतना महँगा था, उसके चलते हमारे ऊपर मार्जिन पे ये प्रेशर आया, हमारा मुनाफ़ा इतना कम हुआ, लेकिन आगे सब ठीक रहेगा। तो आपके सामने इन तिमाही नतीजों में भी नया ट्रिगर क्या आएगा? आप ये कह लीजिए कि ये वॉर के कारण मॉनसून जो खराब है, जो एल नीनो का सुपर एल नीनो का इफ़ेक्ट है, ये वॉर होने के कारण मार्केट उसको पचा गया है। या ऐसा कह लें कि क्रूड नीचे आने के बाद भी, वॉर ख़त्म होने के साइन के बाद भी मार्केट नहीं चल रहा है। वो एक चीज़ है कि मार्केट डाइजेस्ट करना चाहता है बैड मॉनसून का इफ़ेक्ट।
कुछ बातें जो मैंने पढ़ के समझी वो ये भी समझ में आई कि जून में सोइंग का तो जो बुआई है उसका स्लो डाउन तो है, ठीक है, लेकिन जो मानसून का इफेक्ट लोग जुलाई और अगस्त में देखना चाहते हैं कि अगर ये रिकवर करता है, जो कि जो मानसून वाले लोग हैं, जो मेट डिपार्टमेंट वाले लोग हैं या स्काई मेट वाले लोग हैं, वो लोग पॉजिटिव नहीं है इस चीज़ पे, लेकिन फिर भी मार्केट ऐसा सोच रहा है कि जस्ट इन केस बाय एनी चांस जुलाई और अगस्त में अगर रिकवरी हो जाती है तो भी जो नुकसान का स्केल है वो बहुत कम हो सकता है। इसलिए बाजार उसका भी मतलब आप ऐसा समझें उसके लिए भी वेट कर रहा है। तो अगर इसका इन्फरेंस निकालें तो यही बनता है कि मॉनसून खराब होने के कारण ही बाजार इतनी तेज़ी से खींच नहीं पा रहा है, नहीं तो और तो कोई रीज़न नहीं था कि वॉर वगैरह सब सेटल डाउन होने के बाद हमारा बाजार नहीं खींचता। एक आपको तर्क ये मिलेगा कि इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया है, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है, ये सब तर्क मिलेगा, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ब्रेंट का प्राइस जिस लेवल पे है और जिस लेवल पे हमारे भारत के जो एवरेज क्रूड के बास्केट भी 74, 75, 76 ये सब रेंज में आने लगे हैं, वो यही बताता है कि हम अब ब्रेंट वाले इशू से अलग हो चुके हैं फिलहाल के लिए, अगर जब तक स्पाइक नहीं होता है, और ये बाजार बैड मॉनसून को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो अभी आज की स्थिति ये है। अब फिर नए हफ्ते में कौन से लेवल्स पे आपकी रहेगी खास नज़र जहां पर निफ्टी ऊपर नीचे हो सकता है? अगर आप कह रहे हैं कि सोमवार को ज़्यादा कोई गैप अप गैप डाउन जैसी स्थिति अभी नहीं लग रही है, तो फिर पूरा हफ्ता कैसा निकलने वाला है? किस रेंज के ऊपर जाने पे नई चाल बनेगी और नीचे जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा करेक्शन तो आप उम्मीद कर रहे हैं, वो उम्मीद है या मतलब ये है कि हाँ, थोड़ा-सा पैसा बचा हुआ है लगाने के लिए, वो नीचे आ जाए तो मौका मिल जाए? देखिए, सबसे पहले ये बात एस्टैब्लिश कर लें कि इन बिटवीन नाउ एंड मे बी अप टिल 2028 इंडेक्स को लेकर कोई बहुत बड़ा CAGR या पैसा बनाने की कोशिश करेगा तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ। जो लॉस्ट CAGR है वो रिकवर होगा आपके मिड और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप से ही, जहाँ पे एक्चुअली नया बुल मार्केट फॉर्मेशन के बहुत सारे बेसिस बन चुके हैं। डिस्पाइट ऑल क्रिटिसिज्म मैं यही कहना चाहूँगा, निफ्टी ने भी फरवरी में नया हाई बना लिया था। हमारे एस्टिमेट में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, जो हमारे अप्रैल से नए रन का एस्टिमेट था। लेकिन वॉर, नेशनल कैलेमिटी, सॉरी नेचुरल कैलेमिटी, ये सब फैक्टर करना मेरे एबिलिटी के बियॉन्ड है। उसमें ज्योतिष विद्या लगती है और मुझे नहीं आती है वो। मैं जो डेटा देखता हूँ उस डेटा के हिसाब से मार्केट बुलिश हो चुका था, और अगर वॉर माइनस कर दें तो ये मार्केट बहुत एक बड़े रन के लिए रेडी हो चुका था। इस वॉर से बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, अगर आप थोड़ा 6 महीना पेशेंस रख लेते हैं तो वही चीज़ फिर से रिपीट हो जाएगी। बट इसमें एक चीज़ है कि फिर से कोई ऐसा वॉर, नेचुरल कैलेमिटी या कुछ होता है, वो मेरे बस की बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। बट ये डेटा ये कहता है कि अगर आप इंडिया के डोमेस्टिक स्टोरी पे फोकस करेंगे, मिड स्मॉल माइक्रो कैप पे फोकस करेंगे, तो आपको अगले 2-2.5 साल में बहुत पैसा बन के मिल जाएगा, और फिर आपको रीएडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इंडेक्स आप ट्रेड के लिए यूज़ कर लीजिए, जो इंडेक्स ट्रेड करते हैं उससे कर लीजिए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इंडेक्स के बियॉन्ड देखना है, और नहीं देखेंगे तो वेल्थ क्रिएशन अगले 2-2.5 साल नहीं हो पाएगा, विच इज़ वेरी क्लियर। जब ये शुरू होगा बहुत फास्ट शुरू होगा, और उस समय आप बोर्ड नहीं कर पाएंगे ट्रेड, सो यू हैव टू जस्ट बी इनसाइड दी, यू हैव टू बी होल्डिंग द स्टॉक्स एंड वेट फॉर दैट रन। मैं वही करने वाला हूँ। बाकी ये वोलेटिलिटी को बीट करना हमारे बस की बात नहीं है, और ट्रेडर्स कर सकते हैं। अब यहाँ से निफ्टी पे बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना है ट्रेड करने के लिए, मैं आपको बता सकता हूँ, एक आपके पास बेस है 23,800 का, ये आपका मोमेंटम का बेस है। ठीक है, मेरे पास ऐसा तो कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये बेस टूट ही जाएगा, या ऐसा भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि नहीं टूटेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी गैप फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, और एक बार थोड़ा कूल ऑफ हो जाता है तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बट ट्रेड का तरीका यही होता है कि ये 23,800 रहते में
पॉजिटिव ट्रेड बनता है, उसके नीचे में फिर वेट करना चाहिए और फिर नया बेस फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, या तो 20 DMA पे हो या उसके नीचे हो सकता है इवन अप टिल 23,400, 500, 300 ये सब रेंज में भी हो सकता है। उसके बाद फिर जी दोबारा कर सकते हैं। तो 2 अटेम्प्ट में करना होगा, एक अटेम्प्ट गया तो गया, फिर दूसरे अटेम्प्ट देखना होगा। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि अभी 23,800 हमारे सामने एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन उसके नीचे बहुत पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि गैप भरे जो 23,650 के आसपास है, वहां पर गैप पूरा हो जाएगा और साथ ही 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये क्यों ना कहा जाए, मतलब 23,800 और 23,650 में बहुत फर्क तो है नहीं, 150 पॉइंट का आज इस 24,000 के निफ्टी पे ज़्यादा कोई मतलब रहता नहीं है। तो सीधे-सीधे ये मान के चलें कि इस समय जो भी थोड़ा छोटी अवधि के या लंबी अवधि के निवेश के नज़रिए से, लंबी अवधि का तो आपने पहले ही फ्रेमवर्क समझा दिया। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट टू मीडियम टर्म का भी एक दिमाग में है, तो 23,650 के पहले आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, कोई डाउट नहीं है। 23,500 भी नहीं, 23,300 तक की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, उसके नीचे में चिंता करने की आप जरूरत है। 23,300 के नीचे, यानी आपने हाँ थोड़ा सा और नीचे कर दिया उसे। हाँ हाँ। मतलब अगर गैप भरे और उस प्रोसेस में अगर थोड़ा सा नीचे भी चले जाए तो भी मतलब उसमें घबराना नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक ऐसे समझे, आपका स्ट्रक्चर जो है ना, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कोई समझेगा तो एक तरह से ये चैनल फॉर्मेशन चल रहा है जिगजैग का, और ये जिगजैग में इतना जितना गिरावट हो चुकी है, या हमारे सामने जो सराउंडिंग फैक्टर्स हैं, इसमें व्यू यही लेना चाहिए कि सम फाइंड ए अपसाइड ब्रेकआउट ही होगा। देखिए मैं राजीव जी, इसमें ना मैं कुछ और निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक बड़े लेवल्स कुछ आए हैं 2 दिन के रिसर्च में, मैं वो भी बताऊंगा। लोग उस पर थोड़े चेंजेस हैं उसको भी नोट करेंगे, लेकिन पहले मैं ये समझाऊं, सीक्वेंस समझिए। हमको पहले स्टैब्लिश करना होता है एज एडवाइजर या एनालिस्ट या जो भी डेटा देखने वाले को आप कह लें, हमें पहले स्टैब्लिश करना होता है कि क्या फॉल अरेस्ट होने का सिनेरियो बन रहा है। मैंने वो एसेस करने की कोशिश की थी, जो हमने यही कहा कि मार्च में जो हो गया वो बॉटम बन जाना चाहिए। तो पहला रूल आउट मुझे करना था कि फॉल खत्म हो गई क्या, वो मैंने स्टैब्लिश करके दिया। दूसरा मुझे स्टैब्लिश करना था कि क्या हमारे पास इंडिकेटर प्लेस में है कि नया बुल रन का शुरुआत हो चुका है, वो मैंने आपको स्टैब्लिश करके दिया। मेरे हिसाब से नए बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। ओके, आपके पास सारे स्ट्रक्चर्स इन प्लेस में है। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया कि ये साल वोलेटिलिटी जाएगी नहीं। द रीजन इज दैट देयर आर फ्यू पीपल ऑन दिस अर्थ हु आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस, जो कि लीडर्स कहे जाते हैं, दे आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस। तो आपका वोलेटिलिटी नहीं जाएगा, बट यूज वोलेटिलिटी इन योर फेवर। उसके बाद जब हमने स्टडी करना शुरू किया तो फरवरी में आपने देखा था कि आपका निफ्टी ऊपर निकल गया था, नया हाई बन गया था, मिड कैप स्मॉल कैप की बैंड बजी हुई थी। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं खेल मिड कैप स्मॉल कैप में हो रहा है, नो रिटर्न ऑफ एफआई जो आप हम कहते हैं वो हो रहा है। तो अब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि निफ्टी का राइज जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है कि ये नया हाई बनना चाहिए और इस साल ही बनना चाहिए, एंड बाय मार्च 2027 एक बड़ा रन हो सकता है। बड़ा रन कहने का मतलब ये आप समझें कि दिसंबर 31 का जो मामला था हमारा निफ्टी का, वहाँ से इनफैक्ट 10% ऊपर, मैं वहाँ से 10% कह रहा हूँ, मैं मार्च 31 नहीं, जो कि 22,500 था, वहाँ से नहीं कह रहा, मैं आपको 26,000 के आसपास से कह रहा हूँ। वहाँ तक बनने के चांसेस हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने स्टैब्लिश किया है। मेरे हिसाब से धीरे धीरे बाजार उसी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन होता है जिसको बोलते हैं हम एडवेंट और एंट्री ऑफ मोमेंटम। एंट्री ऑफ मोमेंटम कभी भी हो जाता है बेस्ड ऑन कोई एक ट्रिगर। यहाँ पे एक ट्रिगर हो सकता है आपका Q2 रिजल्ट्स, वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे फिनोमेनन होते हैं। हमारा कंजम्पशन वाला चीज ट्रिगर होता है, फेस्टिविटी वाला सब कुछ वहाँ पे ट्रिगर होता है। अगर ऐसा हुआ तो ये स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, अचानक से मोमेंटम की एंट्री होगी और बहुत शार्प मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल इसका जब बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी एक ट्रिगर से हो जाता है। तो ये हो जाएगा, लेकिन जिस समय होगा उस समय हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब अभी आप मुझे कोस सकते हैं, जितना कोसना है कोस लीजिए, लेकिन उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं बोलता हूँ आपको क्लियर साथ में। ये चीज होने वाली है, बट उसके लिए वेट करना पड़ेगा। जिस दिन आपका इतना लंबा कैंडल बन गया, कोई क्या कर लेगा मुझे बता दे आज। और वो ये स्ट्रक्चर यही कह रहा है,
हमको इसमें थोड़ा पेशेंस रखना है, अपना रिस्क डिफाइन करना है, बिकॉज वी डू नॉट नो नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, आज का पता नहीं है। एक हम इंफॉर्मेशन पे भी बात करेंगे, इंफॉर्मेशन का क्या रोल हो गया है हमारे बाजार में। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे जरा याद दिला दीजिएगा। तो अब आपको यही करना है कि पहली चीज, इतनी सारी चीजों के बाद अब आपको हायर लो पैटर्न पे ध्यान देना है। क्यों हायर लो पैटर्न पे ध्यान देना है? बिकॉज जो लो आपका 8 जून को बना, उस लो ने आपके गैप भी निफ्टी को भर दिया। एक एक डाउट को रूल आउट कर देते हैं, वो डाउट रूल आउट हो गया, गैप भर गया, उसके बाद हायर लो पैटर्न से हम आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट इन केस अगर निफ्टी 3300 400 से भी फिर रिटर्न हो जाती है तो हमको क्या मिलेगा? फिर से एक गैप भरेगा और हमको फिर एक हायर लो का पैटर्न मिलेगा। स्लोली बाजार में ये वो कर रहा है, स्ट्रेंथ इंड्यूस कर रहा है। ओके, ये स्लोली, और इस तरह का जो होता है ना, बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत खतरनाक चीज होती है। सम फाइन डे जाके बूम करके ऊपर फट के निकल जाती है। तो ये एक पैटर्न जो मैं स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फिलहाल बनता है आपका 25,000 के लिए। ओके, हो सकता है 200 पॉइंट का डिविएशन हो, उसमें ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एस्टिमेट में नहीं कर पाऊंगा। ये पूरा पैटर्न 25,000 का बन रहा है, लेकिन अगर 25,000 का बन रहा है कोई चीज, तो फिर ध्यान रखिएगा कि वो नए हाई की ही चीज बनेगी। अगर मेरे पास निफ्टी है तो आप ऐसा समझें कि 25,000 पे अगर वो बना राजीव जी, तो वो आपका 62% रिट्रेसमेंट को कॉन्कर कर लेगा। और अगर 62% रिट्रेसमेंट को कॉन्कर कर लेगा तो मैं फिर लेवल जो भी हो मैं प्ले करूंगा न्यू हाई के लिए। ओके, दिस इज हाउ मार्केट इज प्रोग्रेसिंग, स्लो बट स्टेडी। ये सब चीजें हो रही हैं, इनको ध्यान रख के अपनी पोजीशंस बनाइए, तो मैं समझता हूँ आपको ये फिनेंशियल भी फायदा होगा। अगले फिनेंशियल आपको माइक्रो कैप वगैरह में बहुत जबरदस्त फायदा होगा।